अब देखिएगा लीनियर अलजेब्रा में जितना पोर्शन पढ़ाने का था वो तो पढ़ाया जा चुका है और अब जितने चैप्टर बचे हुए हैं उन चैप्टर में हम कोई थ्योरम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपको उम्मीद है कि 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आसानी के साथ मिल जाते हैं। यानी कि अब से हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे और थ्योरम नहीं करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 7 है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ बेसिस। इसके कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 7 का पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। टी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट आर स्क्वायर टेंड्स टू आर स्क्वायर, टी एक्स वाई इक्वल टू है 2x माइनस 3y एक्स प्लस वाई। कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटेड टू द बेसिस b इक्वल टू 1, 2, 2, 3। ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आपको दी गई है और एक बेसिस आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर ली जाए, बेसिस तैयार दिया जाए तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जो इस बेसिस के लिए काम करेगी। अब देख लीजिएगा बेसिस निकालना। बेसिस किस तरह से अब हम निकालने जा रहे हैं। अब बेसिस में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। बेसिस में 2 एलिमेंट हैं, 1, 2 है और 2, 3 है। सबसे पहले आप इन दोनों एलिमेंट को बारी बारी से ट्रांसफॉर्मेशन में रख देंगे। जब आप 1, 2 लिखते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा 2x माइनस का 3y है, तो ये 2 माइनस 6 हो जाएगा। 2 माइनस 6 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। जब 2, 3 और यहाँ 1, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। ट्रांसफॉर्मेशन में आप बेसिस का एलिमेंट रख चुके हैं और आपका आंसर आ चुका है -4, 3। अब इसे आप जो बेसिस होता है उससे हम सीखते हैं कि बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कोई भी एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो आंसर आया है इसे आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। इसे हम ऐसे ले लेते हैं A1 1, 2 प्लस A2 2, 3। 2 फील्ड के एलिमेंट लेकर के लीनियर कॉम्बिनेशन हम तैयार कर लिया है। अब हमें वैल्यू निकालनी है A1 और A2 की। अब यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाता है -4, 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2 2A1 प्लस 3A2। यहाँ से इक्वेशन हमारी तैयार हो जाएगी। A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू -3 और 2A1 प्लस 3A2 इज इक्वल टू 3। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपको A1 A2 मिल जाएंगे। सॉल्विंग A1 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा और A2 इज इक्वल टू आ जाएगा -11। A1 A2 आ चुका है। अब इस प्रकार से अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा इसे। तो आपका फार्मूला बन चुका है कि 1, 2 इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा -4, 3 और ये हो जाए 18 1, 2 -11 2, 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब जो आपने ऑपरेशन 1, 2 के साथ किया है, पूरा ऑपरेशन जो है वो 2, 3 के साथ भी आप ऑपरेशन लगाइएगा। क्योंकि अब टी के आगे बेसिस का दूसरा एलिमेंट डालिएगा 2, 3 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का 9 तो यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इजिकल टू A1 A2 डाला था, अब कुछ और डाल देता हूँ B1 1, 2 प्लस B2 2, 3 इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिएगा -5, 5 इजिकल टू B1 प्लस 2B2 2B1 प्लस 3B2। तो B1 प्लस 2B2 इजिकल टू -5 2B1 प्लस 3B2 इजिकल टू 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 और -15। B1 इजिकल टू 25 आ जाएगा, B2 इजिकल टू आ जाएगा -15। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रख दीजिएगा। आपकी वैल्यू बन चुकी है 2T2, 3 इक्वल टू -5, 5
-5,5, ये आ गया है 25, 1,2 माइनस का 15, 2,3, इक्वेशन नंबर 4। अब एक इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 4 जो है आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ से आपको कोफिशिएंट उठाने हैं, ये कोफिशिएंट उठाने हैं, 18 उठाना है, माइनस का 11 उठाना है, 25 उठाना है और माइनस का 15 उठाना है। और यहाँ से जो मैट्रिक्स तैयार करेंगे वो कहलाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बल्कि ऐसे लिख देते हैं, बाई इक्वेशन 2 and 4 कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, एक मैट्रिक्स तैयार कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 से एलिमेंट उठाइएगा, 18 माइनस 11 और यहाँ से 25 माइनस 15, ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई है। अब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे वो आपका आंसर होगा। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ये हो जाएगा 18, 25 माइनस 11 माइनस के 50 और ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ये वो मैट्रिक्स है जो दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करती है। तो यानी कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक बेसिस होता है, बेसिस के जो भी एलिमेंट होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में रख दीजिएगा और बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से खोल दीजिएगा। वहाँ से जो फील्ड के एलिमेंट आते हैं उनसे आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं और फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं और आपका आंसर तैयार हो जाता है। अब इसी तरह का ये क्वेश्चन और मैं और बताता हूँ। एग्जाम्पल 2, ये लेट f be the linear operator on R cube defined by f a, b, c और रिजल्ट है 2b, c है, a माइनस का 4b है और 3a है। ये हमारे लीनियर ऑपरेटर दे रखा है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ f फॉर द बेसिस। बेसिस मिला हुआ है आपको, 1 1 1 है एक एलिमेंट और दूसरा है 1 1 0 और तीसरा एलिमेंट है 1 0 0। जिस तरह से आपने क्वेश्चन करा था उसी तरह से इस क्वेश्चन को जो है आप रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। आंसर में बेसिस के एलिमेंट उठा करके रखना शुरू करिएगा। f के आगे 1 1 1, पहले एलिमेंट 1 1 डालना है और यहाँ देखिएगा 2b + c है तो ये 3 हो जाएगा और ये -4b है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ 3a है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अभी आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में बोल दीजिएगा। a1 1 1 1, b1 1 1 0, c1 1 0 0, 3 -3 3 = a1 + b1 + c1, a2 सॉरी अब यहाँ पर a1 + b1 और दूसरे एलिमेंट में c1 नहीं है और यहाँ पहले में a1 + b1 + c1 आ जाएगा या a1 b1 c1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a1। अब दोनों की कंपेयर कर लीजिएगा। a1 + b1 + c1 = 3, a1 + b1 = -3, a1 = 3।
अब A1 की वैल्यू 3 आ चुकी है, यहाँ से रिजल्ट ले लेते हैं। A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ रख देंगे। B1 इज इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। A1 B1 आ चुके हैं, 3 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, उधर आकर के प्लस का 6 हो जाएगा। C1 इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से आपसे A1 B1 C1 की वैल्यू आ चुकी है, 3 आ चुका है, माइनस 6 आ चुका है, 6 आ चुका है। देन ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। देन F1 इज इक्वल टू रिजल्ट आया था 3 माइनस 3 और इसके कॉम्बिनेशन में रख दीजिएगा यहाँ 3 1 1 1 माइनस का 6 1 1 0 प्लस का 6 1 0 0। यहाँ पर लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1। और इस तरह से जो आपकी इक्वेशन 2 तैयार हो जाती है। तो ये जो आपके कोफिशिएंट आए हैं वो 3 आया है, माइनस का 6 आया है और 6 आया है। इसी तरह से अगले एलिमेंट देख लीजिएगा। एक ही प्रोसीजर को आपको रिपीट करते चले जाना है। सीधे सीधे इस तरह से देखिएगा कि जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं 1 1 0 F 1 1 0 इज इक्वल टू, यहाँ 1 1 0 है तो यहाँ देखिएगा 2b प्लस c है, तो ये पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा। a में से 4b घटा रहे हैं आप, a में से 4b घटा रहे हैं तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 आ जाएगा। और तीसरे एलिमेंट में 3a है, पहले वाले का 3 गुना है तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी 2 3 और माइनस का 2 माइनस 3 और 3। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में खोल दीजिएगा। इज इक्वल टू A2 के साथ डाल देंगे 1 1 1, B2 के साथ डाल देंगे 1 1 0, C2 के साथ डाल देंगे 1 0 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब यहाँ से इक्वेशन उठाइएगा A2 प्लस B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। A2 प्लस B2 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा और A2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको A2 इज इक्वल टू 3 मिलता है, B2 इज इक्वल टू माइनस का 6 मिलता है और C2 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 प्लस का 5 मिलता है। A2 आ जाता है, B2 आ जाता है और C2 आ जाता है बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रख दीजिएगा F 1 1 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 3 इज इक्वल टू 3 1 1 1 माइनस का 6 1 1 0 प्लस का 5 1 0 0। इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। अब तीसरा एलिमेंट उठाइएगा बेसिस का 1 0 0, चूँकि F के आगे डाल देते हैं 1 0 0। फार्मूला देख लीजिएगा, यहाँ पहले वाला एलिमेंट 0 आ जाएगा, a माइनस का 4b है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3a है तो 3 हो जाएगा। अब ये डाल देते हैं a3 1 1 1 b3 1 1 0 प्लस c3 1 0 0 इक्वेशन 5। अब यहाँ से इक्वेशन आपकी सॉल्व कर लेते हैं। पहले एलिमेंट देख लीजिएगा a3 प्लस b3 प्लस c3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, a3 प्लस b3 इक्वल टू 1 आ जाएगा और a3 इक्वल टू आ जाएगा 3। a3 की वैल्यू 3 आ चुकी है, b3 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी। अब 3 में से 2 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो c3 इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। ये यहाँ से आ चुका है आपका बाई इक्वेशन 5। तो F1 0 0 का रिजल्ट आया था 0 1 3 A3 3 1 1 1 माइनस 2 1 1 0 माइनस का 1 1 0 0 इक्वेशन 6। अब इस तरह से रिजल्ट आकर के आपकी 3 इक्वेशन हम जनरेट कर चुके हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6। इनसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। बाई इक्वेशन 2 4 6 कोएफिशिएंट
मैट्रिक्स इज इक्वल टू, दो में देखिएगा 3 माइनस 6 और 6, 4 में देखिएगा 3 माइनस 6 5, और 6 में देखिएगा 3 माइनस 2 माइनस 1। अभी आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, इट्स ट्रांसपोज। थ्री माइनस 6 6, 3 माइनस 6 5, 3 माइनस 2 और माइनस 1। और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है तैयार हो जाता है। आपने देखा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ फार्मूला लगा करके जो एलिमेंट आता है उसे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से तैयार करना होता है, और ये देखना होता है कि फील्ड के एलिमेंट क्या रहे हैं। तो फील्ड के एलिमेंट को लेकर के मैट्रिक्स तैयार करते हैं जिसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज तैयार कर लेते हैं। अब अपनी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, डू योरसेल्फ। अब जो क्वेश्चन हमने करा है उसका उल्टा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 4, गिवन द मैट्रिक्स 1/2 1, 2/3 4, comma, determine the corresponding linear operator T on R square with basis 1, 0, 0, 1। अब क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे, जो एग्जाम्पल हमने करा था, इसका उल्टा एग्जाम्पल हो चुका है। अब मैट्रिक्स दी गई है और लीनियर ऑपरेटर टी आर स्क्वायर पर ऑपरेट होगा विद बेसिस। बेसिस के एलिमेंट है 1, 0 और 0, 1। अभी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेने के बाद इसका ट्रांसपोज ले रहे थे, फार्मूला दिया गया था। अब यानी कि हमें आंसर दिया गया है, अब हमें फार्मूला निकालना है कि वो फार्मूला कौन सा होगा जिसके लिए वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब क्वेश्चन उल्टा करते हैं। अब आंसर में ऐसे ले लीजिएगा, गिवन मैट्रिक्स 1/2 1, 2/3 और 4। अभी जब पीछे देखिए दो क्वेश्चन हमने करे थे, उन दोनों क्वेश्चन का जब आंसर निकाला था तो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई थी, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज लिया गया था। तो यानी कि जो आंसर आया है वो ट्रांसपोज लेने के बाद आया है। अगर आप इसका एक बार ट्रांसपोज और ले लेते हैं तो आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, ये आ जाएगी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 1/4। अब जिस तरह से आप अभी पीछे वाले दो क्वेश्चंस में, दो एग्जाम्पल में आप देख रहे थे कि आपके पास इक्वेशन आ रही थी, उस इक्वेशन के आने के बाद आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले रहे थे। तो अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको पता है, अब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में खोल दीजिएगा बेसिस के, जिस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में खोल रहे थे। अब हम फार्मूला तैयार करने वाले हैं। अब कोफिशिएंट एक ये है और एक ये है। सबसे पहले ये एलिमेंट लेते हैं टी के आगे, चूँकि टी के आगे 1, 0। अब यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स उठा लीजिएगा 1/2, बेसिस का एलिमेंट उठा लीजिएगा 1, 0 और प्लस 2/3, 0, 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाए, सॉरी यहाँ फिर बेसिस के एलिमेंट मेरे गलत हो गए हैं, ये एलिमेंट 1 है।
तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6। और दूसरा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि अब टी का दूसरा एलिमेंट उठा लीजिएगा बेसिस का, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन खोल दीजिएगा 1 1। अब कोएफिशिएंट देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 और 4 है, 1 × 10 प्लस 4 × 1, 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, 4। अब ये क्वेश्चन इस तरह का हो चुका है जैसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लिसिटली जो है वो डिटरमाइन कर रहे थे। अब हमारे पास T10 का आंसर 7/3, 2/3 है और T11 का आंसर 5, 4 है। अब हमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम 1, 0 रखें तो आंसर 7/6, 2/3 आना चाहिए, और T के आगे जब 1, 1 रखें तो आंसर जो है 5, 4 आना चाहिए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लेने जा रहे हैं, अब ऐसे ले लेते हैं। अब जो T है ऑपरेट करता है वो R² नंबर है। अब बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में खोलने वाले हैं। अब ले लेते हैं फॉर A, B बिलोंग्स टू R²। अब R² का मैं एलिमेंट ले चुका हूँ, हमें पता है कोई भी एलिमेंट अपने वेक्टर स्पेस का अपने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। अब ऐसे ले लेता हूँ मैं A, B इक्वल टू, मान लीजिएगा A1 डाल देते हैं 1, 0 प्लस यहाँ A2 डाल देते हैं बेसिस का दूसरा एलिमेंट 1, 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन तैयार करने जा रहे हैं A, B इक्वल टू A1 प्लस A2, A2। अब दोनों को इक्वल ले लीजिएगा। यहाँ पर A1 प्लस A2 की वैल्यू A हो जाएगी और A2 की वैल्यू हो जाएगी B। यहाँ से A1 की वैल्यू हो जाती है A माइनस B और A2 की वैल्यू हो जाती है B। अब आपको A1 भी मिल चुका है और A2 भी मिल चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। अब आपका रिजल्ट जो है वो तैयार होने वाला है। पुट इन इक्वेशन 1 A, B इज इक्वल टू A माइनस B के आगे 1, 0 है और B के आगे 1, 1। अब लीनियरिटी लगा दीजिएगा, ऑपरेट T, दोनों साइड T को ऑपरेट कर दीजिएगा। A, B इक्वल टू A माइनस B T 1, 0 प्लस B T 1, 1। अब जो ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर है, तो यहाँ पर लीनियरिटी हम लगा चुके हैं। अब देखिएगा T1, 0 और T11 की वैल्यू, T1, 0 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाता है A माइनस B 7/6, 2/3 प्लस B। अब T11 की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है 5, 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 7A माइनस 7B अपॉन 6, 2A माइनस 2B अपॉन 3 प्लस 5B, 4B। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और हमारा आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7A माइनस 7B अपॉन 6 प्लस 5B, 2A माइनस 2B प्लस 4B अपॉन 3। T A, B इक्वल टू, ये 6 पंजे 30 हो जाएंगे, तो 7A प्लस 23B अपॉन 6 और ये हो जाएगा 2A, यहाँ 3 गलती से पूरी के बटे में आ गया है, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10B अपॉन 3। ये वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे जो है आपकी मैट्रिक्स तैयार हुई, और इस तरह से जो है आपका आंसर है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद ये तो 2/2 का क्वेश्चन था। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3/3 का है। एग्जाम्पल 6, डू योरसेल्फ। जैसे 2/2 का क्वेश्चन किया गया है R² के लिए, ऐसी R³ के लिए आप 3/3 का क्वेश्चन कर लेंगे।
ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ये 2017 में आया था, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह से। ये 2017 में आया था। अब ये 5-6 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के हो जाते हैं और इस चैप्टर में हमें और कोई क्वेश्चन जो है यहाँ नहीं करना है। इन क्वेश्चन से भी हमारा एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो 3 मार्क्स जो है हमें मिल जाते हैं और इस तरह से चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा समाप्त हो जाता है। अब देखिएगा हम थोड़ा सा जो है चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं। 2 डेफिनेशन और 2-3 इसमें क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, सबसे पहली डेफिनेशन है ड्यूल स्पेस। पहले तो ये देख लीजिएगा कि ड्यूल स्पेस में जो है लीनियर फंक्शन रहते हैं। लीनियर फंक्शन वाला चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन में है, इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन VF। यानी कि VF आपका वेक्टर स्पेस है और इसमें आप लीनियर फंक्शनल ले रहे हैं। जितने भी लीनियर फंक्शनल VF पर हो सकते हैं वो सब के सब ले लीजिएगा। इज ए वेक्टर स्पेस, तो लीनियर फंक्शनल का अगर आप सेट बनाते हैं तो वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है ऑफ VF एंड इज कॉल्ड ड्यूल स्पेस ऑफ V। यानी कि VF आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, तो उस VF में जितने भी लीनियर फंक्शनल हो सकते हैं उनका आप जब से एक सेट तैयार करेंगे तो वो सेट जो है खुद एक वेक्टर स्पेस होगा, तो वो कहलाता है ड्यूल स्पेस ऑफ V। इट इज रिप्रेजेंटेड एज V स्टार और V डैश। कहीं कहीं ये V स्टार लिखा होता है और कहीं कहीं ये V डैश लिखा होता है। अब देखिएगा इसमें फंक्शनल रहते हैं, लीनियर फंक्शन रहते हैं और fx बिलोंग्स टू FF फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू V। तो जो x आना चाहिए वो वेक्टर स्पेस V से आना चाहिए। तो फंक्शनल जब फंक्शन fx बन जाएगा तो वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल F को, और वो सारे फंक्शन आपके जिस सेट में रहते हैं वो खुद एक वेक्टर स्पेस होता है, तो उसका नाम ड्यूल स्पेस हो जाता है। द ड्यूल स्पेस इज also called conjugate स्पेस। ड्यूल स्पेस का दूसरा नाम और होता है कॉन्जुगेट स्पेस। तो ड्यूल स्पेस और कॉन्जुगेट स्पेस जो है वो दोनों एक ही बात हो जाती है। उसके बाद 9.2 डेफिनेशन आती है ड्यूल बेसिस। ड्यूल बेसिस तो जिस तरह से हमारे पास अब लीनियर फंक्शनल का हम देख चुके हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि लीनियर फंक्शनल का जो सेट होता है वो भी वेक्टर स्पेस होता है और हमें पता है कि हर वेक्टर स्पेस के पास अपना एक बेसिस होता है। तो ड्यूल स्पेस का जो बेसिस होता है, वो कहलाता है हमारा ड्यूल बेसिस। अब ड्यूल स्पेस में फंक्शनल रहते हैं तो जो इसका बेसिस होगा उसमें भी लीनियर फंक्शनल रहते हैं। ये डेफिनेशन हो जाती है, द बेसिस सेट V डैश इज इक्वल टू F1 F2 डॉट डॉट Fn ऑफ V डैश हैविंग लीनियर फंक्शनल विद द प्रॉपर्टी। अब यहाँ प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी से आपको आने वाले क्वेश्चन करने हैं। f के सफिक्स में j लगाया है, यहाँ ब्रैकेट में है xi इज इक्वल टू ये है डेल्टा ij, और यहाँ ध्यान रखना है डेल्टा ij को नो का डेल्टा बोलते हैं। जो डेल्टा ij की नोटेशन दी है, इस डेल्टा ij को नो का डेल्टा बोलते हैं। इसकी 2 वैल्यू होती हैं। डेल्टा ij इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एक i इक्वल टू j और 0 हो जाता है एक i नॉट इक्वल टू j। तो यानी कि जो f के सफिक्स में यहाँ j है और ब्रैकेट में xi है, तो ये नो का डेल्टा ij बनता है। और इस नो का डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है कि डेल्टा ij की वैल्यू 1 हो जाएगी if i इक्वल टू j। अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी और दोनों नंबर अलग अलग होंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से हमारा नो का डेल्टा बनता है। इज कॉल्ड ड्यूल बेसिस ऑफ v इज इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट n। यानी कि x1 x2 डॉट डॉट xn आपके ओरिजिनल बेसिस है। ये वेक्टर स्पेस VF का बेसिस है। अब फंक्शन के आगे आप इन्हें जब रखेंगे और जो नो का डेल्टा को फॉलो करेंगे तो उनसे जो आपका सेट बनेगा वो बनेगा ड्यूल बेसिस। तो इस प्रकार से आपका ड्यूल बेसिस तैयार हो जाता है। अब ध्यान देखिएगा, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इफ V2R इज ए वेक्टर स्पेस, 2 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है एंड B बेसिस दिया गया है, देखिएगा 2 1 3 1 2 एलिमेंट है। ये V2R का बेसिस है, इज ए बेसिस ऑफ V2R, देन फाइंड ड्यूल बेसिस ऑफ B। आपसे पूछा है कि B का ड्यूल बेसिस बताइएगा। हमें पता है ड्यूल बेसिस में फंक्शन रहते हैं। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो ये एलिमेंट x1 और x2 की तरह से ट्रीट करे जाएंगे
इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला एलिमेंट x1 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट x2 हो जाएगा। और यहाँ बेसिस जब तैयार करेंगे ड्यूल बेसिस तो उसमें दो फंक्शन आ जाएंगे, लीनियर फंक्शन होंगे जो मान लीजिएगा रिप्रेजेंट होते हैं f1 और f2 से। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिएगा, ये है गिवन बेसिस इज b इक्वल टू आपके एलिमेंट है 2 2 1 3 1, ये बेसिस के दो एलिमेंट हो गए हैं। इस x1 x2 मान लीजिएगा, लेट x1 इज इक्वल टू 2 1 x2 इज इक्वल टू 3 1, ये है। अब ऐसे मान लेते हैं लेट b डैश इज इक्वल टू, तो इसमें फंक्शन डालिएगा f1 f2 इज ड्यूल बेसिस। अब इसमें फंक्शन आ गए हैं, एक फंक्शन f1 ले लिया है हमने, एक फंक्शन ले लिया है f2, ये हमारे ड्यूल बेसिस है। ये ड्यूल बेसिस है। अब फंक्शन आपको पता ही है, फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन होते हैं। सिंस f1 f2 आर लीनियर फंक्शंस, ये हमारे दोनों लीनियर फंक्शन है। अब हम इनका दोनों का फार्मूला तैयार करने वाले हैं। फार्मूला आपको इस तरह से लिखना है f1 a b इज इक्वल टू, मान लीजिएगा अल्फा a प्लस बीटा b। तो ये फंक्शन का हमारा फार्मूला है। f1 a b अगर है तो अल्फा a प्लस बीटा b लिख लीजिएगा, और f2 के आगे a b डालेंगे तो अल्फा बीटा यूज हो गए हैं। अब यहाँ यूज कर लेते हैं गामा a, या ऐसे कर लेते हैं, या अल्फा 1 बीटा 1 कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा अल्फा 2a प्लस बीटा 2b। ये हमने इक्वेशन से दोनों फंक्शन के लिए सेट तैयार कर लिए गए हैं। यहाँ पर बेहद a b बिलोंग्स टू b2 आर से है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो गया है, और अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू आर। ये हमारे फील्ड यानी कि रियल नंबर के एलिमेंट जो है हो चुके हैं। अब हम ये वाली कंडीशन यूज करने वाले हैं, एफ जे एक्स आई इक्वल टू डेल्टा आई जे। चूंकि एफ जे एक्स आई इक्वल टू डेल्टा आई जे, और यहाँ ध्यान रखिएगा डेल्टा आई जे में एफ की भी दो वैल्यू है, f1 f2 है, और x की भी दो वैल्यू है, एक x1 और x2 है। और लोग डेल्टा की प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे, अगर दोनों नंबर सेम हुए तो 1 हो जाएगा, और दोनों नंबर अलग अलग हुए तो आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। आप एक ही वैल्यू आप लेने शुरू कर दीजिएगा। f डालते हैं, f1 के आगे x1 डालते हैं, इक्वल टू हो जाता है डेल्टा 1 1, और डेल्टा 1 1 की वैल्यू हमारी दोनों इंडिसेस सेम हो गई है तो ये 1 1 हो जाता है। f1 x1 हो जाता है, f2 x1 अगर करते हैं तो ये डेल्टा 12 हो जाता है, तो वैल्यू 0 हो जाती है। इस टू इम्प्लाइज, अब इनकी वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। f1 x1 की वैल्यू देख लीजिएगा, x1 की वैल्यू 2,1 है और x2 की वैल्यू 3,1 है। f1 2,1 इज इक्वल टू 1, f2 3,1 इज इक्वल टू 0। इस टू इम्प्लाइज। अब f1 का फार्मूला देख लीजिएगा, इधर से f1 देख लीजिएगा, f2 देख लीजिएगा। अल्फा 1 a प्लस बीटा 1 b इज इक्वल टू 1, f2 में अल्फा 2 a प्लस बीटा 2 b इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी दो इक्वेशन जो है प्राप्त हो जाती हैं। और अब f2 में देखते हैं, क्योंकि f2 की जब आगे x1 डालेंगे तो ये डेल्टा 12 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। f2 के आगे जब x2 डालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा 22, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। f2 x1 की वैल्यू डाल देते हैं 2 1 इज इक्वल टू 0, f2 और यहाँ डाल देते हैं 3 1 इज इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं। f2 में देख लीजिएगा अल्फा 2 a और बीटा 2b है,
अल्फा टू ए प्लस बीटा टू बी इक्वल टू 0। और यहाँ यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, यहाँ ए और बी की जगह एलिमेंट आने थे, तो ये आना था 2 अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और यहाँ आना था 3 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। अब यहाँ भी वैल्यू डाल देते हैं, ए और बी की वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाता है 2 अल्फा 2 हो जाता है प्लस यहाँ बीटा 2 इक्वल टू 0 हो जाता है, और यहाँ से 3 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिएगा सिंपली। 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर हमारा 2 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन यहाँ अल्फा 1 आएगा, यहाँ अल्फा 1 और यहाँ बीटा 1। 2 अल्फा 1 है और बीटा 1 है, यहाँ पर f1 आया था और यहाँ f2 था। यहाँ थोड़े से मेरे से 1 मिनट वैल्यू रखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। f1 के आगे, अब यहाँ f1 के आगे x1 था, तो f1 में अल्फा 1 बीटा 1 है। f2 में के आगे x2 था, तो इसमें अल्फा 2 बीटा 2 है। यहाँ f2 है, f2 के आगे x1 है। यहाँ थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ f1 x1 था, तो ये बनेगा, और यहाँ f2 यहाँ f1 x1। बल्कि एक काम कर लेता हूँ, इस तरह से इक्वेशन ना लिख करके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है लिखने में। f भी मेरे पास 2 है और x भी मेरे पास 2 है, एक एक बारी से लिखना शुरू करते हैं। f1 x1 इक्वल टू डेल्टा 1 1। f1 x1 की वैल्यू डाल देते हैं 2,1 इक्वल टू डेल्टा 1 1 की वैल्यू 1 हो जाती है। f1 की वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से, 2 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब f1 के आगे x2 डाल देता हूँ, x2 की वैल्यू 3,1 है, तो ये हो जाता है डेल्टा 21। तो f1 के आगे आ जाता है 3,1 इक्वल टू, ये डेल्टा 21 की वैल्यू 0 हो जाती है, और यहाँ हो जाता है 3 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू 0। पहले f1 को सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें से इसे घटा देते हैं, तो अल्फा 1 की वैल्यू जो है माइनस का 1 बन जाती है। अल्फा 1 की वैल्यू माइनस का 1 बन जाएगी, और यहाँ माइनस का 2 प्लस का 1, बीटा 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अल्फा 1 की वैल्यू माइनस 1 बन चुकी है, बीटा 1 की वैल्यू 3 बन चुकी है। 10 f1 a, b यहाँ उठा कर ले जाइएगा, तो ये हो जाता है माइनस a प्लस 3b। ये f1 का काम खत्म हो चुका है। f1 a, b इक्वल टू माइनस a प्लस 3b, ये आपका फंक्शन आ चुका है। ये आपका एक लीनियर फंक्शन आ चुका है। अब इसके बाद f2 का नंबर लगाता हूँ, f2 x1 इक्वल टू डेल्टा 12, f2 2,1 इक्वल टू 0। f2 का फार्मूला खोल देते हैं, 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 0। इधर f2 x2 डाल देते हैं, ये डेल्टा 22 हो जाता है। f2 3,1 इक्वल टू 0 हो जाता है, और यहाँ फार्मूला बना देते हैं 3 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग, अब इसमें से इसे घटा देते हैं। यहाँ डेल्टा 12 बना है, डेल्टा 22 की वैल्यू 1 हो गई है। अब इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो अल्फा 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बीटा 2 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाती है। अल्फा 2 की वैल्यू 1 बन चुकी है, बीटा 2 की वैल्यू माइनस 2 बन चुकी है। अब इस वैल्यू को उठा करके f2 में लाइएगा। f2 a, b इक्वल टू
ए माइनस 2b। इस तरह से आपका दूसरा फंक्शन जो है तैयार हो जाता है। ये फंक्शन दोनों आपके आए हैं, एक f1 आ चुका है और एक फंक्शन आपका f2 आ चुका है। अब इनसे जो बेसिस बनेगा वो कहलाएगा ड्यूल बेसिस। ये हमारा रिजल्ट है, ड्यूल बेसिस इज b डैश इज इक्वल टू f1, f2। और इस तरह से हमारा ड्यूल बेसिस तैयार हो चुका है। और ड्यूल बेसिस में एक फंक्शन f1 रहता है जिसका फार्मूला f1 a, b इक्वल टू माइनस a प्लस 3b है, और दूसरा फंक्शन हमारा f2 रहता है a, b f2 a, b जिसका फार्मूला है a माइनस 2b। तो इस तरह से लीनियर फंक्शन के सेट से जो बेसिस तैयार होता है दिए गए बेसिस के लिए, वो हमारा जो है ड्यूल बेसिस कहलाता है। इसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में फाइंड द ड्यूल बेसिस। ड्यूल बेसिस ऑफ द बेसिस b इक्वल टू 1 माइनस 1 3 3D वेक्टर स्पेस में है, कॉमा 0 1 माइनस 1 कॉमा 0 3 माइनस 2। अब देखिएगा 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस का बेसिस तैयार हो गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2015 में आया था, 2016 में आया था, 2017 में आया था, 2018 में आया था, 2019 में आया था। तो यानी कि पिछले 5 साल से जो है ये क्वेश्चन लगातार आता चला जा रहा है। तो ये बेसिस दे रखा है, 3 डायमेंशन का बेसिस है और इसका हमें ड्यूल बेसिस सेट तैयार करना है बिल्कुल इसी तरह से। अब इसमें बेसिस में 3 एलिमेंट हैं आंसर में। ये x1 x2 x3 में डाल दीजिएगा। x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 3, x2 इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1, x3 इज इक्वल टू 0 3 माइनस 2। ये आप डाल दीजिएगा x1 x2 x3। ये आपने 3 एलिमेंट दे लिए हैं। लेट ड्यूल बेसिस is b dash is equal to f1 f2 f3। अब जिस प्रकार से आपने अभी 2 डायमेंशन का क्वेश्चन करा था उसी तरह से आप 3 डायमेंशन का क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। अब ऐसे मान लीजिएगा लेट f1 क्या है डाल देते हैं 3D का एलिमेंट ऑफ a b c। इसे कह देते हैं अल्फा 1a प्लस बीटा 1b प्लस गामा 1c। f2 ले लेते हैं f2 abc इक्वल टू अल्फा 2a प्लस बीटा 2b प्लस गामा 2c। f3 a b c इक्वल टू अल्फा 3a प्लस बीटा 3b प्लस गामा 3c। अब मुझे प्राप्त करना है कि अल्फा 1 क्या है, बीटा 1 क्या है और गामा 1 क्या है। अब फार्मूला लेने चलते हैं। चलिएगा सबसे पहले f1 का काम करते हैं, क्योंकि f1 x1 इज इक्वल टू डेल्टा 11, f1 x2 डेल्टा 21, f1 x3 डेल्टा 31। f1 x1 की वैल्यू उठा लीजिएगा 1 माइनस 1 3, ये 1 हो जाएगा। f2 की वैल्यू x2 की वैल्यू उठा लीजिएगा 0 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। f1 x3 ये भी 0 हो जाएगा। f1 x3 की वैल्यू 0 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब f1 के फार्मूले में यहाँ रख दीजिएगा ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ से हो जाता है अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 3 गामा 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अल्फा 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा 2 माइनस गामा 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा 3 यहाँ बीटा 1 गामा 1 आएंगे और यहाँ 3 बीटा 1 माइनस 2 गामा 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब ये जो है क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन चुका है। 3 इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं। f1 क्या आ गया, पहले हमने
x1 रखा, फिर हमने x2 रखा और फिर हमने x3 रखा। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से देखिएगा बीटा 1 और गामा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो अल्फा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व होगी। अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1 हो जाएगा, बीटा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और गामा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब F1 में रख दीजिएगा। पहला फार्मूला आपका तैयार है, F1 A, B, C इज इक्वल टू A। इस तरह से जो है आपका पहला फंक्शन जो है वो तैयार हो चुका है। पहला फंक्शन आपका तैयार हो चुका है। उसी तरह से इक्वेशन अब धीरे धीरे हम सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। अब इन इक्वेशन को रफली आप सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। सिंपली जोड़ घटा करके सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब F1 का काम खत्म हो चुका है। अब F2 को लेते हैं, क्योंकि F2 x1 इज इक्वल टू डेल्टा 12 F2 x2 डेल्टा 22 F2 x3 इज इक्वल टू डेल्टा 32। F2 क्या है, x1 है 1 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। F2 क्या है 0, 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और F2 क्या आगे 0, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन में है अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस 3 गामा 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाता है बीटा 2 माइनस गामा 2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हो जाता है 3 बीटा 2 माइनस 2 गामा 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 2 बीटा 2 हो जाएगा। तो 3 बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 2, यहाँ 3 बीटा 2 में से 2 बीटा 2 जाएंगे तो वैल्यू आपकी बीटा 2 बनेगी और माइनस का 2 गामा 2 कट जाएगा। दूसरी तरफ आपका 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो और घटा रहा है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो बीटा 2 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी और जब बीटा 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, उधर प्लस का 6 हो जाएगा। गामा 2 की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी, गामा 2 की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी और यहाँ 2 हो जाएगा और माइनस का 9, 2 माइनस 9 माइनस का 7 इधर जाकर के प्लस का 7 हो जाएगा। अल्फा 2 इज इक्वल टू 7, अल्फा 2 इज इक्वल टू 7 आ चुका है। अब यहाँ F2 में चलते हैं। F2 A, B, C इज इक्वल टू 7A माइनस 2B माइनस 3C। ड्यूल बेसिस का दूसरा एलिमेंट आपको प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से हम F3 को भी निकाल देंगे। अब F3 में यहाँ चलेंगे, अल्फा 3 आएगा, बीटा 3 आएगा और गामा 3 आएगा। F3 x1 इज इक्वल टू डेल्टा 13, F3 x2 इज इक्वल टू डेल्टा 23 और F3 x3 इज इक्वल टू डेल्टा 33। अब इसी तरह से 3 इक्वेशन बना लेंगे, 3 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो है आंसर तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। और इसे पूरा कर लीजिएगा और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 ये होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन का, 3 वेक्टर x1 x2 दे रखे हैं और उसके बाद इसमें नोटेशन दे रखी है। एक नोटेशन दे रखी है, एक नोटेशन ये है। अब देखिएगा जब आपके पास बेसिस आ जाएंगे तो बेसिस के 3 एलिमेंट होंगे। एक को आप F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को आप F2 से रिप्रेजेंट करेंगे और तीसरे को आप F3 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना।
तो F1 F2 F3 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिस के एलिमेंट को। तो अब हम जैसे नोटेशन है, एक नोटेशन का ध्यान रखिएगा, जैसे आप वो पूछ रहा है आपसे x, F1 ब्रैकेट में x, F1 पूछ रहा है, तो इसका मतलब है F1 x1, और x, F2 अगर कहता है तो इसका मतलब है F2 x, और x, F3 तो ये हो जाएगा F3 x। तो जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आपका वो एग्जाम्पल नंबर 2 ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई विशेष फर्क नहीं है, दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल एक जैसे हैं, बस उसमें लास्ट में एक वेक्टर x की वैल्यू दे रखी है और ये नोटेशन पूछी है, तो इसका मतलब है उस वेक्टर को आप आने वाले लीनियर फंक्शनल के आगे रखने वाले हैं और आंसर प्राप्त कर लेंगे। ये एग्जाम्पल 5 है और इस चैप्टर में हमें और कुछ नहीं करना है। चैप्टर नंबर 10 एनिहिलेटर का है, इसे हम पूरा का पूरा छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बाइलिनियर, फिर चैप्टर नंबर 11 है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 11 में थोड़ा सा बता देते हैं, जिस तरह से पहले आपने लीनियर फंक्शनल पढ़े थे उसी तरह से बाइलिनियर फंक्शन है। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है, इस पर बेस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका बताना है। Which of the following function f defined on alpha is equal to x1 x2 beta is equal to y1 y2 in r square r bilinear form। यानी कि नीचे फंक्शन दे रखे हैं, दो पार्ट हैं, अल्फा का मतलब वेक्टर x1, x2 है, बीटा का मतलब y1, y2 है, ये आर स्क्वायर में डिफाइन किए गए हैं और इन दो फंक्शन के बारे में बात करनी है कि ये जो है फंक्शन बाइलिनियर होंगे या नहीं होंगे। अब ऐसे लिख लेते हैं आंसर में। अब मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, जैसे कि जब लीनियर फंक्शनल की बात चलती है तो फंक्शन के आगे हम ए अल्फा प्लस बी बीटा रखते हैं और स्केलर ए और बी बाहर आ जाते हैं, तो ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर तीन वेक्टर चलते हैं। अब अल्फा बीटा तो उसने हमें दिए गए हैं, अल्फा इज इक्वल टू x1, x2, बीटा इज इक्वल टू y1, y2 और गामा इज इक्वल टू ले लेते हैं z1, z2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। एंड अब दो फील्ड के एलिमेंट लेते हैं, a, b बिलोंग्स टू f। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। if f is bilinear function then, अब इसके लिए फार्मूला ये लिख रहा हूं मैं, f a अल्फा प्लस b बीटा गामा, a और b बाहर आ जाएंगे, f के आगे अल्फा गामा और इधर बीटा गामा, a f अल्फा गामा और प्लस बी एफ के आगे बीटा गामा। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, ये प्रॉपर्टी अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन आपका जो है वो लीनियर फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS होगी या नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट, एफ अल्फा बीटा की वैल्यू में है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2, y2। अल्फा में ध्यान रखना है x1 x2 है, बीटा में ध्यान रखना है y1 y2 और गामा में ध्यान रखना है z1 z2 है। तो अल्फा में देखिएगा x1 x2 थे, तो अल्फा बीटा के लिए जब फार्मूला लगा तो x1 माइनस y1 का वर्ग हुआ और प्लस में हो गया x2 y2। अब मुझे LHS अलग निकालनी है और RHS जो है वो अलग निकालनी है। अब यहाँ से देखिएगा फंक्शन ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा कॉमा गामा, या बल्कि ऐसे तो तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि a अल्फा प्लस b बीटा, अल्फा देख लीजिएगा, बीटा देख लीजिएगा, a और b से स्केलर से मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाता है a x1 प्लस b y1 कॉमा a x2 प्लस b y2, ये वैल्यू आ चुकी है। और फंक्शन के आगे डाल देता हूँ a अल्फा प्लस b बीटा कॉमा गामा। एक बार फार्मूला लगाना सीख लीजिएगा। f के आगे अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा की वैल्यू x1 x2 है, बीटा की वैल्यू y1 y2 है। तो फंक्शन ने कैसे काम करा, पहले में से x1 में से y1 माइनस करने के बाद स्क्वायर हो गया और फिर प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब इसका एलिमेंट देख लीजिएगा, इसका एलिमेंट देख लीजिएगा, इसका पहला एलिमेंट ये है और गामा का पहला एलिमेंट है z1, तो ये आ जाता है a x1 प्लस b y1 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और बाद वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी a x2 प्लस b y2 और उधर से आ जाता है z2।
ये आपकी LHS जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इधर से देखिएगा, हम लेते हैं ए एफ अल्फा कॉमा गामा प्लस बी एफ बीटा कॉमा गामा। ए अल्फा कॉमा गामा है तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 z2 प्लस यहाँ बीटा कॉमा गामा है तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस y2 z2। यहाँ पर फार्मूला लगा दिया गया है इक्वल टू। अब यहाँ पर देख लीजिएगा वैल्यू ax1 प्लस by1 माइनस z1 का होल स्क्वायर था और यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखिएगा दोनों किसी भी हालत में जो है आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये a के साथ आ जाता है x1 माइनस z1 स्क्वायर प्लस a, x2 z2 प्लस b के साथ आ जाता है y1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस b y2 z2। अब यहाँ देखिएगा ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है तो यानी कि आपका जो फंक्शन दिया गया है वो बाइलिनियर फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से मिलता है हमें एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा इज नॉट इक्वल टू ए एफ अल्फा कॉमा गामा प्लस बी एफ बीटा कॉमा गामा इज टू इम्प्लाइज एफ इज नॉट बाइलिनियर। तो जो इस प्रॉपर्टी को इक्वल को फॉलो कर देगा वो बाइलिनियर फंक्शन हो जाएगा और जो इस प्रॉपर्टी को इक्वल में फॉलो नहीं करेगा वो बाइलिनियर फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट बाइलिनियर है, डू योरसेल्फ। अब देखिएगा, अब ये लास्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा जो मैं कराने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, पीछे हमें लीनियर फंक्शन मिल रहे थे तो लीनियर फंक्शन का फार्मूला हमें मिल रहा था, उसके बाद हम एक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं कॉफिशिएंट। ध्यान कीजिएगा, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लेने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब यहाँ भी जो है उसी तरह का फार्मूला जो है और उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो फंक्शनल के लिए था, लीनियर फंक्शन के लिए था। अब बाई लीनियर फंक्शन के लिए है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। f is bilinear form on v2r क्रॉस v2r। v2r क्रॉस v2r पर एक फंक्शन डिफाइंड हुआ जो बाइलिनियर फॉर्म रखता है, डिफाइंड बाय फार्मूला देख लीजिएगा। f के आगे a, b, c, d है तो ये बनता है ac प्लस bd, यानी कि पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से है, दूसरे की दूसरे से है और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। देन फाइंड द मैट्रिक्स फॉर फॉलोइंग ईच बेसिस। अब ये दो पार्ट बना है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। इसके लिए बतानी है कि कॉफिशिएंट ट्रांजिशन की मैट्रिक्स क्या होगी इस बेसिस के लिए, और इस बेसिस के लिए मैट्रिक्स बतानी है। आल्सो फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ P फ्रॉम V टू P डैश एंड वेरीफाई दैट। और एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स P बतानी है जो B को B डैश, जो B की मैट्रिक्स आएगी और B डैश की मैट्रिक्स आएगी, वो B की मैट्रिक्स को B डैश की मैट्रिक्स में चेंज कर देती है। और ये फार्मूला है एफ डी डैश इक्वल टू आना चाहिए पी डैश एफ डी और पी। तो इस फार्मूले को वेरीफाई करने वाली आपको मैट्रिक्स पी बतानी है जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी। ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये कह रही है कि अगर एफ बी में आपने इधर लेफ्ट में पी डैश डाला, राइट में पी डाला तो आपका एफ बी डैश प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एफ बी रिप्रेजेंटेशन है वो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह से आपने लीनियर क्वेश्चन करा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स बताई थी, जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बताई थी वो बतानी है यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये है आंसर में देख लीजिएगा, एलिमेंट आपके सामने पड़े हुए हैं, ऐसे लेते हैं बाई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा किस तरह से होगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, यहाँ फंक्शन का नाम लिख लीजिएगा और ब्रैकेट लगा करके यहाँ लिख दीजिएगा बी। फंक्शन को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे और बाहर जो है बेसिस का नाम लिख देंगे, जो भी हमारा बेसिस होगा एफ बी, और इक्वल टू यहाँ मैट्रिक्स के नोटेशन में ऐसा हो जाता है, मान लो गामा आई जे लिख देते हैं
तो ये हो जाता है गामा 11, गामा 12, गामा 21 और गामा 22। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ गामा 11, गामा 12, गामा 21 और गामा 22, इस तरह से आपकी वैल्यू जो है आ जाती है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है गामा 11 की, गामा 12 की, गामा 21 की और गामा 22 की। अब गामा 11 और गामा 21 कैसे खुलता है? गामा की नोटेशन इस तरह से होती है। गामा आई जी अगर है तो एफ के आगे आप डालेंगे एक्स आई एक्स जे। ये नोटेशन है आपकी। गामा आई जे अगर आप डालना है तो आप एक्स आई एक्स जे डालेंगे। अब एक एक वैल्यू लेना शुरू करिएगा। अगर आप गामा 11 लेते हैं तो एफ के आगे आ जाता है, अब यहाँ x1, x1, पहला भी x1 होगा, दूसरा भी x1 होगा, वैल्यू डाल दीजिएगा। एफ के आगे हम ब्रैकेट ये वाला लगा देते हैं, 1 0 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। और यहाँ देख लीजिएगा पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ है, 1 0 और 0 1 है। पहले की मल्टीप्लाई फार्मूला देख लेना, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ है प्लस बी की मल्टीप्लाई डी के साथ है, दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। 1 0, यहाँ मैंने गलती से F2 डाल दिया है। ये 1 0 पहले की पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × 1 प्लस 0 × 0 = 1। जब आप गामा 12 लिखेंगे तो F के आगे आ जाएगा x1, x2, F के आगे यहाँ हो जाएगा 1 0 और 0 1, 1 × 0 प्लस 0 × 1 = 0 आ जाएगा। गामा 13 लिखेंगे तो F के आगे आ जाएगा, 11 हो गया, 12 हो गया, अब 21, x2 x1 F के आगे 0 1 1 0, 0 × 1 प्लस 1 × 0 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब गामा के आगे 22 डालता हूँ। अब F के आगे आ जाएगा x2 x2, F के आगे 0 1 0 1, 0 × 0 प्लस 1 × 1 = वैल्यू 1 आ जाएगी। गामा 11 आ चुका है, 12 आ चुका है, 21 आ चुका है और 22 आ चुका है। अब आपने देख लिया है बाई इक्वेशन 1। एफ बी = 1 0 0 1। ये आपका आंसर जो है तैयार आ चुका है, आंसर तैयार हो चुका है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है। इसमें पर फर्स्ट पॉइंट के लिए हम काम कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट के लिए मान लीजिएगा गामा की नोटेशन दी है ना। अब गामा डैश कर लेते हैं यहीं से। अब दूसरे एलिमेंट जो रिप्रेजेंटेशन हुए हैं वो y1 और y2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सेकंड पार्ट में ऐसे कर लेते हैं, अगर गामा आई जे ले रहे हैं तो फंक्शन के आगे लेंगे अब हम y i, y j। जो पहले एलिमेंट थे वो x वाले थे, अब एलिमेंट y वाले हैं तो नोटेशन जो है वो चेंज कर दी गई है। कहने का मतलब वही है कि नोटेशन आप बारी बारी से एक ही रखेंगे। गामा 11 अगर आप लिखते हैं तो f के आगे y1 y1 आ जाता है। बस x की जगह y रखते जाना है आपको। फार्मूला लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। y1 की वैल्यू देख लीजिएगा, 1 - 1 है, 1 - 1 1 पहले एलिमेंट के साथ होगी। 1 × 1 प्लस -1 × -1 = 1 + 1 = 2 आ जाता है। फिर गामा 12 लेते हैं, y1 y2 हो जाता है। f के आगे 1 -1 हो जाता है और y2 की वैल्यू में 1 1 है, तो ये हो जाता है 1 × 1 प्लस -1 × 1 = 0। गामा 21 लेते हैं तो f के आगे y2 y1 हो जाता है। y2 की वैल्यू है 1, ये है 1 -1, 1 × 1 प्लस 1 × -1, वैल्यू 0 हो जाती है।
जब आप गामा वाइज डालते हैं एफ के आगे हो जाता है y2 कॉमा y2। गामा वाई डालते हैं तो आपके आगे y2 कॉमा y2 हो जाता है 1 1 कॉमा 1 1। तो ये हो जाता है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 2। बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू तैयार करेंगे। एफ बी लिखा हुआ था, अब एफ बी की जगह बेसिक बदल चुका है तो एफ बी डैश आ जाएगा। अब यहाँ से एफ बी डैश तैयार हो जाता है। एफ बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 0 0 2। एक आंसर आपका एफ बी वन का आया था, एक आंसर ये आया था, एक आंसर आपका ये आ चुका है। अब ऐसी कोई मैट्रिक्स देखनी है जो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देती है। अब ये ऐसे है, ऐसे बना लेते हैं। फाइंडिंग ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स P। अब एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। y1 y2 हमारे पास है। वी राइट y1 y2 इन फॉर्म ऑफ x1 x2। यानी कि ऐसा कौन है जो x1 y1 की मैट्रिक्स को y1 y2 वाली मैट्रिक्स में बदलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, y1 y2 को x1 x2 की नोटेशन में खोलते हैं, x1 x2 की टर्म्स में खोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में खोलते हैं। और आपको पता ही है कि x1 x2 जो है मेरे 1 0 और 0 1 0 और 0 1 है, तो इससे तो मैं कोई भी एलिमेंट खोल सकता हूँ। तो y1 की वैल्यू है 1 -1, इसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 0 1। तो ये हो जाता है 1 इंटू x1 माइनस 1 इंटू x2। अब y2 की वैल्यू में है 1 1, तो इसे लिख देंगे 1 0 प्लस 1 0 1। तो ये हो जाता है 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2। अब यहाँ से आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लीजिएगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यह आ जाता है 1 -1 और इधर 1 1। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो चुकी है इट्स ट्रांसपोज P 1 1 -1 1। अब ये जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आई, फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया। अब ये वेरीफाई करके दिखाना है। वी हैव टू प्रूव दैट। अब हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर चल रहे हैं जो हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ है एफ बी डैश इक्वल टू पी डैश एफ बी और पी। अब इसकी RHS ले लीजिएगा। RHS पी डैश है, इसका डैश ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 -1 1 1। एफ बी देख लीजिएगा, ये लिखिए 1 0 0 1 और पी की वैल्यू 1 1 -1 1 1 -1 1 1। इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 2। और इस तरह से आपका एफ बी तैयार हो जाता है LHS। और इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS जो है वो प्रूव हो जाती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसका। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना देता हूँ। लेट बाइलिनियर फंक्शन f ऑन
d2r cross d2r is defined as f के आगे a कॉमा b c कॉमा d इज इक्वल टू है 2ac माइनस का 3ad और प्लस का b। ये हमारा फार्मूला है बाइनोमियल फंक्शन का। देन फाइंड मैट्रिक्स फॉर बेसिस b इक्वल टू बी में दो एलिमेंट पड़े हुए हैं, इस x1 1,0 और x2 1,1। x1 और x2 है। बेसिक मैट्रिक्स आपको अब देनी है, फिर वही नोटेशन यूज करिएगा। आंसर में f b इज इक्वल टू गामा 11 गामा 12 गामा 21 गामा 22। फार्मूला इस तरह से डिफाइन करिएगा। गामा आई जे इज इक्वल टू एफ के आगे एक्स आई कॉमा एक्स जे। सबसे पहले गामा 11 लेने चलते हैं। एफ के आगे x1 कॉमा x1 आ जाएगा, एफ के आगे 1,0 0 कॉमा 1। अब देख लीजिएगा 1,0 0 कॉमा 1 है। इधर देख लेना a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिएगा 2ac, तो ये मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। माइनस का 3ad, पहले वाले भी बाद वाले से तो माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का bd, b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वैल्यू माइनस का 3 आ चुकी है। टू ए सी है, ए सी थोड़ा सा गलत हो गया है, ए की सी से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है 1 को। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है। तो ये 2ac में 2 आ जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ये गामा 11 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से फार्मूला तैयार कर लेंगे। गामा 12 के आगे f के आगे x1 x2 लगाएंगे, गामा 21 के आगे x2 x1 लगाएंगे और गामा 22 की वैल्यू में x2 x2 लिखेंगे। चारों की वैल्यू आ जाएगी और इन्हें उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 1 में रख करके आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो है हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो कम्प्लीटली एंड हो जाता है ना। अब हम इस फर्स्ट पेपर का यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का बचा हुआ है, एक पार्ट, एक यूनिट उसकी बची हुई है। उसके बाद हम उसे ख़त्म करेंगे और हमारा यहाँ पर इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।